तो आइए अब हम लोग करते हैं अपना एनसीईआरटी का अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन तक मैं लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी, ठीक है, तो इनके आंसर्स आप खुद लिखना, लेकिन मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा इनको, क्योंकि 5वें क्वेश्चन तक कुछ भी नहीं है, सारा का सारा थ्योरी है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई वस्तु शून्य भाम असंतुलित बल अनुभव करती है, यानी कि हमें पहली लाइन से समझ में आया कि किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा है। शून्य बल का मतलब है कोई भी बल नहीं लग रहा। ठीक है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? मतलब क्या कोई भी वस्तु, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी वस्तु चल रही है और उसका जो वेग है वो कभी जीरो ना हो? ठीक है, हमें ये बोल रखा है। यदि हाँ, तो वस्तु के वेग, परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। देखो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक वस्तु है जो अशून्य वेग से चल रही है। ठीक है, एक वस्तु है जो अशून्य वेग से चल रही है और उसके ऊपर कोई बल भी नहीं लग रहा है, तो क्या वो अशून्य वेग से हमेशा चलती रहेगी? मतलब क्या उसका वेग कभी खत्म नहीं होगा? तो इसका आंसर है नहीं, उसका वेग कभी भी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई न्यूटन के पहले नियम के अनुसार हमने पढ़ रखा है कि कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु जो होती है वो तब तक नहीं रुकती जब तक हम उसके ऊपर कोई भी बल ना लगाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमने कोई बल लगाया ही नहीं है ना, तो वो वस्तु रुकेगी ही नहीं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, हाँ मतलब हम लिखेंगे यदि हाँ, ये बोलेंगे ना कि जो वस्तु है वो अशून्य वेग से गति करेगी, बिल्कुल करेगी, और उसकी जो दिशा और परिमाण होंगे वो कभी भी नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल स्थिर रहेंगे। जैसे मान लो अगर वो वस्तु इस तरफ जा रही है तो वो वस्तु हमेशा इसी तरफ जाएगी। ठीक है, अगर आपने अशून्य वेग लगाया है उसके ऊपर तो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी अशून्य वेग नहीं, अशून्य बल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अशून्य बल लगाया है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी एक वस्तु है जिसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं? मेन चीज़ ये पूछी हमसे यार। तो देखो ये हमने न्यूटन के उसमें पढ़ रखा था कि जब अगर किसी चीज़ को रोकना हो तो आपको कोई ना कोई एक बल लगाना ही पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो एक अनुभव, मतलब एक असंतुलित बल लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर तो कोई बल नहीं लग रहा, तो ये तो चलती रहेगी ना। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार ये वस्तु तो चलती रहेगी। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ये वस्तु जो है अशून्य वेग से हमेशा गति करती रहेगी और इसके जो परिमाण और दिशा रहेंगे वो हमेशा स्थिर रहेंगे। ठीक है, पहले का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। यार इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब आप कारपेट के ऊपर एक छड़ी मारेंगे तो कारपेट जो होगा, यानी कि जो दरी होगी, उसका जड़त्व परिवर्तित होगा, वो विराम अवस्था के जड़त्व से क्या कहते हैं आपके गति के जड़त्व में आ जाएगी। लेकिन जो उसके ऊपर धूल के कण होंगे वो अभी भी विराम अवस्था के जड़त्व में रहेंगे, जिसके कारण वो इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, हमने पत्तियों वाला अभी क्वेश्चन पढ़ा था इससे लास्ट वाली वीडियो में कि पत्तियों से कैसे अलग होता है। ठीक है, तो बस वही सेम चीज़ है, पेड़ से पत्तियां कैसे अलग होती हैं वही सेम चीज़ है। आप अगर किसी चीज़ को हिलाओगे तो उससे कांटेक्ट में जो भी चीज़ है वो उससे अलग हो जाती है। ठीक है, चलो आ जाते हैं तीसरा। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो यार एक रीज़न है इसका भी, वही जड़त्व। जब तक बस चलेगी तब तक जो सामान होगा वो उसके पास भी गति का जड़त्व होगा। ठीक है, बात समझ में आई? जब तक बस गतिशील होगी तब तक उसके पास कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व होगा। जैसे ही बस रुकेगी वो अपनी अवस्था में गति की अवस्था में अपने परिवर्तन का विरोध करेगा, और जैसे ही बस रुक जाएगी तो उसका जो निचला हिस्सा होगा, जो सामान का जो, जैसे मान लो ये पेन मैंने रख दिया, तो इस पेन का जो निचला हिस्सा होगा ना, ये निचला हिस्सा, ये बस की छत पर है तो बस रुक चुकी है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो आगे की तरफ जाएगा क्योंकि अभी भी गतिशील है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम बस में बैठते हैं तो हम आगे की ओर क्यों चले जाते हैं, सेम वही रीज़न देना है आपको यहाँ पर। ठीक है, चलो हमारे पास चौथा हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देखो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। ठीक है, हमें बोल रखा है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। देखो सबसे पहले तो एक गेंद, आप जानते हैं जो गेंद होगी वो ज़मीन पर लुढ़केगी। हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा था। घर्षण बल होता है जो दो सतह के बीच में लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉल चलेगी इस तरीके से तो जो धरती होगी, जिस ज़मीन पर वो चल रही है, वो भी उसके ऊपर एक बल लगाएगा। ठीक है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत, यानी कि जिस तरफ, जैसे मान लो गेंद इस तरफ आपकी इस तरफ वो कर रही है, गति कर रही है, तो उसके ऊपर इस तरफ विपरीत दिशा में लगता है ना हमेशा घर्षण बल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, गेंद पर
गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, और कौन सा बल है वो? घर्षण बल है। ठीक है, तो हमारे पहले 4 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था। अब हम करेंगे भाई अपना मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। पहले हमें क्या बोल दिया? विराम अवस्था। देखो जब भी आपको ये बोले ना कि कोई भी ट्रक है, कोई भी गाड़ी है या कुछ भी है, अगर किसी भी वस्तु ने विराम अवस्था से चलना शुरू किया है तो उसके यू को आपने आंखें बंद करके 0 मीटर प्रति सेकंड लिख देना है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो उसका जो यू होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, चलो नीचे की तरफ गई है, यह 20 सेकंड में। देखो क्वेश्चन से हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, हमें 20 सेकंड का मतलब क्या है? हमें टाइम दिया हुआ है भाई, हमने लिख लिया 20 सेकंड हमें टाइम दे रखा है। 400 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है भाई? 400 मीटर, यानी कि हमें एस दे रखा है, उसका 400 मीटर की दूरी हमने लिख लिया। आगे देखते हैं, इसका त्वरण ज्ञात करें। हमें निकालना क्या है? त्वरण निकालना है, यानी कि त्वरण के लिए हमने ए लिख लिया। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की भी गणना करनी है। अब हमें इसका द्रव्यमान भी दे दिया भाई, द्रव्यमान कितना दे दिया? 7 टन। 1 टन के अंदर हमें दे रखा है 1000 किलोग्राम होते हैं, तो हम इसको किलोग्राम में लिख लेते हैं, 7000 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसके ऊपर बल लगने वाला, फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना होगा? मैं इसको एफ लिख लेता हूँ, कैपिटल एफ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें निकालनी होती हैं पहले हम उनके सभी फॉर्मूलाज लिखते हैं। ये मैं आपको करा चुका हूँ जब मैंने आपको सिखाया था कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं आपने। तो आप एक काम करो, साइड में लिख लो कि हमें एक्सेलरेशन के कौन कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का पहला फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे में टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास क्या v है? नहीं दे रखा v, t दे रखा है, u दे रखा है, लेकिन v नहीं है। अगर मुझे त्वरण निकालना तो मुझे v की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन v तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले v निकाल सकते हैं हम। देखो अगर हमें v नहीं दे रखा, चलो छोड़ो जाने दो। अब देखो इसमें हम गति का कोई भी वो लगा सकते हैं, गति की कोई भी हम एक समीकरण लगा सकते हैं, गति का कोई भी। हमारे पास गति का पहला समीकरण होता है v इज टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है s इज टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब आपको तीनों में से कोई एक ऐसा समीकरण देखना है। देखो अगर हम इससे भी करते तो भी सही होता, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम बार बार 2 चीज़ें क्यों करें, है ना। तो आप क्या करो, ये लिख लो। क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास s भी है, हमारे पास u भी है। देखो u दे रखा है, हमें t दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ये रहा। 1/2 तो हमें पता ही है, हमें a निकालना है, तो क्या a नहीं निकल जाएगा यहाँ से, और t हमें दे रखा है। तो हम गति का दूसरा नियम लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? गति का दूसरा समीकरण या दूसरा नियम, दूसरा समीकरण। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण। भाई क्या होता है गति का दूसरा समीकरण? आप लिखेंगे यहाँ पर, गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर में यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं एसआई मात्रक चेक करो। एसआई मात्रक चेक करने के बाद जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर डालना शुरू करो। चलो हमें क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं देखते हैं। देखो हमें एस दिया हुआ है, एस का एसआई मात्रक मीटर में होना चाहिए, मीटर में बिल्कुल सही है, तो हमने लिख लिया 400 मीटर बराबर में। ठीक है, देखो यू का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड में, यू का इसमें होना चाहिए। टी का एसआई मात्रक सेकंड में है, तो हमने इसको ऐसे का ऐसा लिख लिया, प्लस में 1/2। अब ए तो हमें निकालना है, तो टी कितना है? 20 है, तो भाई लिख लिया, लो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये देखो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो 0 की गुणा कर दो, प्लस 1/2 ए, और ये कितना हो गया? 400 हो गया भाई। ये देखो 400 का स्क्वायर नहीं, 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो गया? 400, और यहाँ पर तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ बचा 1/2 और ए और 400, ये बच गया हमारे पास। अब आप क्या करो, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 400 गुणा में 2 बटे में 400। देख लो 400 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 400 से 400 कट गया, हमारे पास क्या बच गया? ए बच गया हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए है एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी? हमें दूसरी चीज़ निकालनी थी एफ होता है हमारा m मल्टीप्लाई में a, तो हमें m भी दे रखा है द्रव्यमान। ठीक है, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण भी दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। 7000 गुणा में 2, ऐसा ही मात्रक चेक कर रखे हैं ना, किलोग्राम में है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो बस लगा दो फॉर्मूला, कितना हो जाएगा? 14000 न्यूटन। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब अगली वीडियो में अगला 6th क्वेश्चन करेंगे।